नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल लक्षरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में गुरुवार के दिन रेल चक्का जाम का आह्वान किया गया था, जिसके मद्देनजर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। सीओसीटी डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि पीएससी सहित कई थानों की फोर्स लगाई गई है। रिजर्व पुलिस बल जीआरपी का भी सहयोग लिया जा रहा है और जगह जगह रेलवे स्टेशन को कवर किया गया है ताकि कोई अराजक तत्व ट्रेन को रोक न पाए और अवैध गतिविधि संचालित न हो सके। रेल अधिकारियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। ट्रेन के आने के समय की जानकारी ली जा रही है और वहां सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करके ट्रेन को सकुशल रवाना किया जा रहा है। हर स्टेशनों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पुलिस फोर्स लगाई गई है। को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे काफी फोर्स डिप्लॉय की हुई है। क्यूआरटी भी है, पीएससी भी है, कई थानों की फोर्स लगाई हुई है। बस रेलवे पुलिस फोर्स का और जीआरपी का सहयोग लेकर के हम लोगों ने पूरी व्यवस्था यहाँ बनाई हुई है। जगह जगह पे पूरे स्टेशन कवर किया हुआ है ताकि कहीं से भी कोई भी अवांछित तत्व आकर के ट्रेन को रोकने न पाए और किसी प्रकार की अवैध गति न संभव। अच्छा, रेलवे से आपकी किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है? आपके उनके कन्वर्सेशन को किस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हैं? देखिए, लगातार रेलवे के अधिकारियों से संपर्क बनाया गया है। ट्रेनें को टाइम को नोट किया गया है और जब ट्रेनें आ रही हैं उसमें विशेष सतर्कता बरतते हुए हम लोग ट्रेनों को सकुशल यहाँ से रवाना कर रहे हैं। सर, आजमगढ़ से बाहर तक जाने के लिए क्या और थानों से भी अटैचमेंट है आप लोगों का? किस तरीके से? हाँ जी, जितने भी रूट है उन सभी रूटों पे हम लोगों ने हर स्टेशन पे प्रॉपर फोर्स लगाई हुई है और सबको प्रॉपर निगरानी में रखा गया है कि कहीं भी कोई भी गतिविधि अवैध न होने पाए। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर समर्पण निधि को निकले आरएसएस कार्यकर्ताओं को राशि देना कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग अनुसूचित मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष को भारी पड़ गया। पंकज मोहन सोनकर, जो कि कल रात तक कांग्रेस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे, उनको अचानक से हटा दिया गया। उन्हें इसकी जानकारी ईमेल से भेजकर दी गई। पंकज मोहन सोनकर 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। पंकज मोहन सोनकर ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में बताया कि करीब 10 दिन पूर्व उन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए समर्पण राशि दी थी। तभी से उनके पास पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फोन आने लगे थे। उन्होंने जवाब भी दिया था कि भक्ति भावना से केवल भगवान राम के नाम पर दान दिया था। इस पर पूछा गया कि आरएसएस कार्यकर्ताओं को क्यों दिया, तब पंकज मोहन सोनकर ने जवाब दिया था कि उन्होंने बीजेपी को कोई राशि नहीं दी है। आरएसएस कार्यकर्ता चूंकि भ्रमण पर निकले थे इसलिए उनको राशि दी गई। इसी को मुद्दा बनाकर उन पर कार्रवाई की गई। हालांकि पंकज मोहन सोनकर ने बताया कि वह छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस के युवा संगठन से जुड़ने के बाद पार्टी के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस में ही रहेंगे, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में गंगा स्नान करती हैं और दूसरी ओर मुझे सिर्फ श्री राम निधि समर्पण करने पर पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है, जिसमें एक गहरी साजिश नजर आती है। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है उन्हें जल्द बेनकाब करेंगे। कांग्रेस पार्टी के वाराणसी और गोरखपुर मंडल के प्रभारी पंकज मोहन सोनकर का कहना है कि अभी वह पार्टी में हैं और आगे भी बने रहेंगे। श्री सोनकर ने बताया कि उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करना चाहा, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नेताओं की ओर से नहीं मिला। मैं कल रात तक कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे था और मुझे किन्हीं कारणों से असक्रिय बता करके पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से मुझे हटा दिया। जो बातें मेरे सामने आई हैं, जिनको मैंने समझा है, जाना है, मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण हेतु एक समर्पण राशि दी थी और समर्पण राशि को ही मुद्दा बना करके मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाया गया। तो समर्पण राशि देना और भगवान के नाम पर देना कोई गुनाह तो नहीं है? अब इसका जवाब तो पार्टी के लोग देंगे। फिलहाल जो बातें मैं समझ पाया हूँ और जो मैं देखा हूँ, जो मुझे असक्रिय बताया गया है उस मेल में,
मैं यूथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष था। मैंने बहुत मेहनत की, जिस कारण मुझे पार्टी ने इतनी कम उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़ाया। मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, परिणाम जो भी रहा हो। उसके बाद पार्टी ने मुझे फिर मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। अभी हाल ही में, क्योंकि राम मंदिर निर्माण हेतु चर्चा हो रही थी, पूरे देश में है, पूरे विश्व से समर्पण राशि आ रही थी, तो मैंने भी सोच रखा था कि मुझे भी योगदान करना चाहिए, और मैंने किया। पर इस बात को मुद्दा बनाया गया और मैंने करीब 10 दिन पहले समर्पण राशि में योगदान किया है। और तब से मेरे पार्टी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आपने जो समर्पण राशि दी है वो डायरेक्ट ना दे करके आपने संघ के लोगों को क्यों दिया। अब मुझे समझ में आया, मुझे तो समर्पण राशि देनी थी, राशि जानी है मंदिर निर्माण हेतु। अब वो संघ के लिए माध्यम से जाए, किसी के माध्यम से जाए, मैंने भारतीय जनता पार्टी को कोई राशि तो दी नहीं, तो मुझे पद मुक्त क्यों किया गया, यह सवाल है। और अब मैं तो अभी भी कन्फ्यूज़न में हूँ। एक तरफ तो प्रियंका जी मौनी अमावस्या पे गंगा स्नान करती हैं, और दूसरी तरफ मुझे राम मंदिर में समर्पण राशि देने के कारण पद मुक्त किया जा रहा है। तो आपने कितने की समर्पण राशि दी थी? अब प्रभु के नाम पे राशि दी है, वो उसको आप जाने दे, जो जाना था प्रभु के नाम से है सब, वो तो दे दिया। अगला स्टैंड आपका क्या होगा? अभी तो फिलहाल मैं दुखी हूँ। मेरे समर्थक इस बात से आहत हैं कि मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाया गया है, और ऐसा कारण दिया गया है कि एक समाज में गलत मैसेज जाएगा। आप लोग भली बात ही जानते हैं, समझते हैं। फिलहाल मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सिपाही हूँ। आगे मैं कार्य करता रहूँगा, जब तक हूँ तब तक कांग्रेस का सिपाही बनकर के काम करता रहूँगा। मतलब अभी आप पार्टी में और किसी पार्टी में विचार नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी दल के बारे में न सोच रहा हूँ, न मैंने कभी सोचा है, और न सोचूंगा कभी। तो जैसे अभी आपको प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाया गया, आगे जाके अगर पार्टी से भी हटाया जाता है तब आपका स्टैंड क्या रहेगा? अगर ऐसा किया जाता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। हम जैसे नौजवान जो राजनीति में कार्य करने के लिए आए हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अगर देश में पढ़े लिखे लोगों को आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो देश में पढ़े लिखे लोगों को पार्लियामेंट की भी ज़रूरत है। अगर इस देश को पढ़े लिखे लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं, तो इस देश की पार्लियामेंट को भी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, और नौजवान लोगों की ज़रूरत है जो कार्य कर सकें, लोगों के बीच रह सकें। अगर पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर के मुझे पार्टी निष्कासन करती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और मुझे अपनी पार्टी पे विश्वास है, मुझे अपने वरिष्ठ नेताओं पर विश्वास है कि वो मुझे पार्टी से निष्कासित करने का कार्य नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस देश में, पूरी दुनिया में एक नौजवान के साथ यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य होगा। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे जैसा से समर्पण राशि देने के लिए आपको हटाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष पद से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी ही एक सवालिया निशान लगा रही है कि क्या प्रभु राम के नाम पर इस तरह से पार्टी से जिम्मेदारियों से मुक्त करना क्या सही है? ये बिल्कुल सवाल पैदा है, और सवाल आप लोग मीडिया से संबंधित हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग वास्तविकता देश को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लोग के सामने है। मैंने आपको बताया ना कि आप ही ने मौनी अमावस्या में स्नान किया, जो हिंदुत्व के नाम, हिंदू धर्म से संबंधित है। राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर की आस्था हिंदुओं से संबंधित है। आपने मुझे इसी कारण से हटाया। और दूसरी बात, अगर पार्टी के किसी पदाधिकारी को, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी को किसी पद से मुक्त किया जाता है या उसको असक्रिय बताया जाता है, तो उसके पहले उसको नोटिस दी जाती है, कारण बताओ, सूचनाएं मांगी जाती है कि आप इतने दिनों से असक्रिय क्यों हैं। हो सकता है बीमार हो, आपकी दुर्घटना हो गई या कोई बात हो। मुझे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं आई है। मुझे अचानक से कल रात में एक मेल आया है जिस पे मुझे असक्रिय बता करके पार्टी के पद से हटा दिया गया है। तो क्या मतलब कांग्रेस क्यों नहीं उभर पा रही प्रदेश में? आप तो प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन्हीं सब घटनाओं के कारण से कांग्रेस का ग्रोथ नहीं हो पा रही है? नहीं, कांग्रेस काम कर रही है, जमीन पर काम कर रही है, और कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। सही मायने में ये है कि अभी भी सही और गलत की पहचान करने में शायद कुछ कमियां रह गई हैं। पार्टी उस पर काम कर रही है। फिलहाल ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है? बहुत से लोग हो सकते हैं। प्रदेश नेतृत्व को आप जिम्मेदार मानते हैं या राष्ट्रीय नेतृत्व? या देखिए, पद से हटाया गया, कोई बात नहीं, पद तो
आते और जाते रहते हैं। पद मायने नहीं रखता, मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, सिपाही रहा हूँ। मैंने लाठियाँ भी खाई है कांग्रेस के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। मैं कई बार जेल भी गया हूँ। अभी किसान आंदोलन में मेरी गिरफ्तारी हुई थी। तो इसके लिए जिम्मेदार मैं अपने वरिष्ठ नेताओं को या शीर्ष नेतृत्व को नहीं बोल सकता, पर कहीं ना कहीं से कोई चूक जरूर हुई है जो ऐसा व्यवहार किया गया। लेकिन कहीं न कहीं आपका पद जो था वो राष्ट्रीय नेतृत्व से ही जुड़ा हुआ था, तो बिना उनके आदेश के इस तरह का लेटर तो नहीं आएगा, मेल नहीं आएगा आपके पास। अब यही एक सवाल है जो मुझे अभी जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। अगर इसका जवाब मुझे मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और देश को भी पता चलना चाहिए कि एक नौजवान व्यक्ति जो भी 30-32 साल का है, इसको पार्लियामेंट लड़ाया। मैं सम्मान करता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतनी कम उम्र में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया है। तो देश के लोगों को भी पता चलना चाहिए अगर यह सोच है पार्टी की। तो आपने मेल आने के बाद किन्हीं उन वरिष्ठ नेताओं से बात की? हाँ, मैंने कुछ अपने वरिष्ठ नेताओं से बात की। मैंने उनसे पूछा, कारण भी जानने की कोशिश की। तो कुछ लोगों ने फ़ोन उठाया, कुछ लोगों ने नहीं उठाया, कुछ लोग जवाब देने में असमर्थ थे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में गुरुवार को आजमगढ़ में युवा कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कार को रस्सी के सहारे खींचकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कमर तोड़ महंगाई के चलते जनता की स्थिति बुरी होने की उनके द्वारा बात कही गई। आपको बता दें कि आजकल पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में प्रतिदिन हो रही वृद्धि इस समय बड़ा मुद्दा बनी हुई है। वहीं पहली बार पेट्रोल के दाम कई शहरों में 100 रुपये तक पहुंच गए हैं, जिसके चलते आम लोगों पर महंगाई का बड़ा बोझ पड़ रहा है। सरकार का भले ही अपना दावा हो, लेकिन लोगों की परेशानी को देखकर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आजमगढ़ में युवा कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी कार्यालय से कार को रस्सी से खींचते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब कच्चे तेल की कीमत आज से दुगनी थी, लेकिन दाम 50 रुपये प्रति लीटर हुआ करते थे। आज कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, लेकिन उसके दाम को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि स्थिति यह हो गई है कि अगर आसपास के गाँव से हम शहर आते हैं तो गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल भर कर आते हैं और जब लौटते हैं तो 100 रुपये का पेट्रोल उधार लेकर जाना पड़ता है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कनिष्ठ पांडे जी के निर्देशानुसार आज हमें सभी विधानसभाओं से एकत्रित युवाओं के साथ मिलकर जनता से जो वसूली की जा रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन किया जा रहा है। माताओं और बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है रसोइयों गैस के दाम बढ़ा के। जब हमारी मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी तब 170 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल हुआ करता था, जबकि उस टाइम 50-60 के दाम में हम लोग को पेट्रोल डीजल मुहैया कराया जाता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि जहाँ कच्चे तेल की कीमत बहुत ही कम है, 80 और 60 के बीच के करीब है, तब पेट्रोल डीजल हम लोगों को महंगे दामों में दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया, जबकि पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग चुकी है। एक तरह से हर एक नौजवान, महिला, बुजुर्ग, हर एक किसान परेशान है इस मोदी सरकार से। और हम लोगों ने प्रण किया है कि इस मोदी सरकार को 2022 और 24 में दोनों योगी और मोदी को दोनों को उखाड़ फेंकेंगे। हम युवाओं का ये संकल्प है और हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन आज किया है पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर। अगर पेट्रोल डीजल के दाम जल्द से जल्द नहीं घटाए गए तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने सेक्टरों में जो भी मतदेय स्थल मतदान केंद्र है उसका 1 सप्ताह के अंदर स्वयं निरीक्षण कर मतदेय स्थल मतदान केंद्रों पर दिव्यांग जनों हेतु रैंप, पीने का पानी, महिला पुरुष शौचालय, फर्नीचर, बिजली दरवाजा, खिड़की आदि की जांच कर लें। यदि कहीं कोई कमी है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराएं, जिससे समय से पहले ठीक कराया जा सके। इसी के साथ ही पोलिंग पार्टियों को मतदेय स्थल मतदान केंद्रों पर जाने के लिए रोड का भी अवलोकन कर लें और रोड में कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो उसे ठीक करा लें, जिससे कि पोलिंग पार्टियों को मतदेय स्थलों पर जाने में कोई समस्या न हो। साथ ही संवेदनशील, अति संवेदनशील एवं अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र मतदेय स्थलों का चिन्हीकरण कर ले। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतवार निर्वाचन डायरेक्टरी तैयार कर ली जाए।
जिलाधिकारी ने समस्त एबीएससी को निर्देश दिए कि जो मतदान केंद्र, मध्य स्थल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए हैं उनमें बिजली की प्रॉपर व्यवस्था, लाइट, पंखा, बिजली की वायरिंग को सुनिश्चित कर लें। यदि कहीं कोई कमी है तो उसे तत्काल ठीक करा लें। जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देश दिया कि जो मध्य स्थल मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते समय अपना फोटो इस प्रकार लें कि मध्य स्थल मतदान केंद्र का नाम प्रदर्शित हो एवं फोटो किस तिथि और समय पर लिया गया है अंकन हो और उस फोटो को बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही नियुक्त किए गए जोनल मजिस्ट्रेटों को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रैंडम आधार पर अपने संबंधित सेक्टरों में 4-5 मध्य स्थल मतदान केंद्रों का निरीक्षण स्वयं करें। यदि कोई कमी है तो उसे तत्काल ठीक करा लिया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद, डीडीओ रविशंकर राय सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आरपी राय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है। समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद एबीसी चैनल से हुई विशेष बातचीत में श्री राय ने कहा कि उन्होंने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, नीति एवं दृढ़ संकल्प को ही प्राथमिकता दिया और मुलायम सिंह यादव जी के संसदीय चुनाव एवं विषम परिस्थितियों में सपा का दामन थामा था। तब से आज तक पार्टी और संगठन की नीति के अनुसार कठिन परिश्रम किया। अखिलेश यादव के चुनाव में भी अथक परिश्रम किया। लालगंज विधानसभा एवं दीदारगंज विधानसभा तथा अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी भूमिका निभाता रहा। जात एवं धर्म से ऊपर उठकर हमेशा कर्तव्यों का निर्वहन किया। बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जिले के एक कद्दावर सपा नेता उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आए थे तो उन्होंने जो वादा किया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ। आरपी राय ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी काफी बदल गई है, सिर्फ तुष्टीकरण और एक जात विशिष्ट की पार्टी रह गई है। वर्तमान में पार्टी की कार्यप्रणाली से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहां लोकतंत्र एवं राष्ट्र हित न हो, फैसले एवं पदोन्नति योग्यता पर न होकर जाति आधारित हो, धर्मनिरपेक्षता केवल राजनीतिक हथकंडा हो, वहां रहना उचित नहीं है। इसलिए मैंने सपा छोड़ दी। बातचीत के दौरान श्री राय ने कहा कि 1 महीने के अंदर वह अपना नया राजनीतिक ठिकाना बता देंगे। हालांकि वह किस पार्टी में जाएंगे इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए हाल ही में नौकरशाह से नेता बने एमएलसी अरविंद शर्मा से निकटता जताकर संकेत जरूर दे दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले आरपी राय 2002 में आजमगढ़ सदर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बाद 2006 के नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर वह कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मैंने परसों इस्तीफा भेजा, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजा और एक विज्ञप्ति के रूप में भी मैंने आप लोगों को भी भेजा है। और ये एक दिन का कारण नहीं है, क्योंकि कोई एक दिन में कोई ये फैसला नहीं लेता है, क्योंकि मुझे जिन मुद्दों पर और जो वादे मुझे किए गए थे, जिस आधार पर मुझको समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया गया था, उसको मैंने काफ़ी अंतराल तक उस पर मैंने चेष्टा किया कि मैं पार्टी के साथ रहूं। और मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि लोगों के बातों में और जो दिलों में कितना फ़र्क था कि वादे बोले जाते हैं समाजवादी चिंतक के रूप में, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट था। और मेरा तो एक व्यक्तिगत वो था, वादा मेरे साथ किया गया था, उसको मैं नहीं जानता हूँ मैं, क्योंकि राजनीति और समाज में मैंने जीवन भर कोई एक जगह नहीं संघर्ष किया हूँ। मैं इसके पहले भी बीएसपी का भी प्रदेश कोऑर्डिनेटर रहा, बीएसपी से यहाँ मैं चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के उन दिनों में मैं जब 18 साल की उम्र था, सबसे कम उम्र का मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश का संगठन मंत्री था दिल्ली के अंदर। और यहाँ भी आजमगढ़ में भी आप जानते हैं कि चंदबली ब्रह्मचारी जी के बाद मैं यहाँ अध्यक्ष हुआ और मेरे कैबिनेट में माननीय चंजीत यादव, एक्स मिनिस्टर राम नरेश यादव जी, मौलवी मसूद साहब, राम प्यारे सिंह साहब, ऐसे भारी भरकम, सत्यनारायण सिंह एमएलसी, ये लोग मेरे भारी भरकम मेरी कैबिनेट थी जिसका मैं अध्यक्ष था। मैंने सब लोगों के साथ बहुत घुल मिल करके किया और मैंने हमेशा एक निष्ठा से, ईमानदारी से, चरित्र से काम किया। समाजवादी पार्टी में भी मैं जब से मुझे लिया गया, मैंने तहे दिल से, बेहतर से, और कहीं कोई कह नहीं सकता कि कहीं मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन नहीं किया हूँ। मैंने हमेशा पालन किया और मैंने बहुत ही बखूबी निभाया। लेकिन उसके बाद एक वादा हुआ, 2 वादा हुआ, क्या हम लोग इस हमारे सामने ही
जातीय आधार पर नारा दिया जाता था कि सेकुलरिज्म के आधार पर, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, योग्यता के आधार पर लोगों का मूल्यांकन होगा, लेकिन मेरे सामने ही ऐसे ऐसे लोगों का होता था। केवल मैं यही कह सकता हूं, जो मैं निष्कर्ष हुआ कि जातीय आधार पर चाहे उनको मनोनीत किया गया हो, चाहे उस संगठन में किया हो, चाहे वो प्रदेश में उनको जब सत्ता थी उस समय किया हो। सत्ता नहीं थी, मैंने ये बातें प्रदेश अध्यक्ष को भी बताया था, लेकिन बड़े नेताओं का वर्चस्व ऐसा था कि आप कभी भी उनका बड़ा नेता कोई आ रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा, अन्य दलों में हम लोग रहे, हम लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी अपने राष्ट्रीय नेता से मिलने की, लेकिन हम लोग को ये दिक्कत होती थी कि उसी भीड़ भड़कन में हम लोग धक्का खाते हुए गिर जाते थे। और हम लोग को बड़े नेता जो पार्टी के तथाकथित लोग हैं ये भी नहीं पूछते थे कि आरपी राय एक ऐसे नेता जो हमारे चुनाव में दिन रात भर मेहनत करके अपने गाड़ी घोड़े तेल से, कोई ये भी मुझे नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कोई लगा हो कि 10 रुपए का कभी तेल का भी किसी ने मुझे मदद किया हो। मैंने किसी की एक कप चाय भी नहीं पिया है, मैं ईमानदारी से करता रहा मेहनत, लेकिन मैंने ये सोचा कहीं मेरा संगठन में भी कुछ हो जाए, कहीं प्रदेश में हो जाए। और जो मैंने एक फर्क देखा कि कभी कभी इस तरह के हमारी समाजवादी पार्टी के बयान आते थे जिसमें ये लगता था कि इनके अंदर लोकतंत्र का कोई लोकशाही है नहीं, और ये राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ, कभी कभी तथाकथित प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश का नेता होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है, और वो देश की संरचना का एक उसको अधिकार है, वो भारतीय संविधान का रक्षक है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा बयान आता था कि लगता था मुझे कि राष्ट्र हित को यह तुष्टीकरण के आधार पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे कहीं कहीं निश्चित तौर पर वो बहुत दर्द होता था इससे। और मैं अंत में बहुत गहरे दिमाग से, मैंने बहुत ही, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा खुशी से जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत दिन रहूँ, लेकिन रहते रहते में 7 साल में सीमा निकाल दिया, और 7 साल तक मैं छोटा एक कार्यकर्ता बन करके, मैं कभी भी, मुझे मंचों पर आपने नहीं देखा होगा, मैं यही एक कार्यकर्ता की तरह बैठता था। ये ठीक है, बहुत से लोग उसमें समाजवादी चिंतक हैं, उन्होंने हमारा सम्मान भी किया, मैं उनका ऋणी हूँ जितने दिन भी रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको केवल भ्रष्टाचार और व्यक्तिवाद का विचार था, तो उनसे हमारी नफरत रही। इन सब सारी चीज़ों को, मुद्दों को लेकर के कि हमें, जब तक जीवन मेरा रहेगा, मैं राष्ट्रहित मेरा पहला है, लोकतंत्र दूसरा है, तीसरा संविधान है, इन सब चीज की मर्यादा और सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर के, एक मैं बचपन से ही बहुत क्रांतिकारी विचार का था, जो धर्म निरपेक्षता पर मैंने कभी समझौता नहीं किया। मैं उस विचार पर, मुझे जो दल लगेगा मैं आगे काम करूंगा, राजनीति छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि मैंने जिस दिन टेलीफोन से इस्तीफा दिया था, मैंने ये कहा था कि मैं आखिरी मेरा जो कफन होगा वो राजनीति के ही उसमें कपड़े में होगा। तो इसलिए मैंने समाजवादी को छोड़ा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं। पूरा जिला जानता है और हर दल के लोग जानते हैं, और पूरे जिले में इस बात की चर्चा थी कि पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझे वादा करके मुझको पार्टी में लाए हैं, और जो वहाँ सूची दिखाई गई थी नेताजी को, उसमें मेरा पहला नाम था। जिन 100-200 लोगों को ज्वाइन कराया गया तो उसमें आरपी राय का ही नाम पहला था, और उनको कहा गया था कि हाँ, इनको हम बड़ा वादा किए हैं, इनको निभाएंगे। और मेरे यहाँ घर पर भी आकर के इस काम करने के बाद, मेरे यहाँ 14 जनवरी जो चुनाव वो हुआ, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, मेरे घर पर प्रोग्राम दिया गया, और मेरे प्रोग्राम पर आकर के मेरे परिवार में भी ये बातें कही गई कि नहीं, आपको थोड़ा देरी हो गई, लेकिन आपको जो है हम जितने वादे किए गए हैं पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एबीसी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इन मुद्दों को वो उठा रहे हैं। मैंने उस समय भी इन चीज़ों को गौर समझा, और मैंने राजनीति में, समाज में राजनीति करने का मैंने अपर हैंड रखा उसको, कि मेरी राजनीति मैं करूंगा। ये छोटी चीज़ें हैं, जीवन में आती जाती हैं, लेकिन मुझे देश के, समाज की, अपने समाज की और राजनीति करना है। तो राजनीति में कभी कभी इस तरह वादे नहीं होते हैं, लेकिन मैंने उसके बाद भी, सरकार जाने के बाद भी लगातार मैंने काम किया। और मैंने कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने आपका खाली यूज किया। हाँ, बिल्कुल यूज किया, ये सारे लोग जानते हैं। आप जाकर के जो लोग चुनाव लड़े हैं, चाहे वो एमएलए लड़े हों बेचई सरोज हों, और चाहे आलमबदी साहब हों, और चाहे आप दीदारगंज का विधायक हो आदिल शेख हों, और चाहे आप गोपालपुर में, आप पूछिए मैंने कितनी मेहनत किया है, और सारी विषम परिस्थितियों में मैंने अपने समाज को जोड़ने का काम किया है। अभी लास्ट जो मीटिंग हुई थी अखिलेश यादव जी की, जिसमें पार्लियामेंट में, आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें डॉक्टर पंकज राय, डॉक्टर डीपी राय, बाबूराम सिंघारा चेयरमैन साहब के लड़के रवि राय, राजकुमार राय के लड़के राकेश राय, ये सारे बड़े वकील, अधिवक्ता वेद प्रकाश राय साहब, सारे लोगों को मैंने जुटाया था, और सब लोगों ने इस नीति में विश्वास करके और वोट दिया था इनको।
लेकिन अब कैसे हमारा समाज, हम अपने समाज को भी क्या जवाब देंगे कि मैंने अपना जीवन इतना, एक परिवार अपने लिए नहीं किया मैंने। अगर अपने लिए करना होता तो मैं टेलीकम्युनिकेशन में बहुत बड़ा अधिकारी होता और रुपया धन दौलत सब कमा लिया होता। मैं अपने लिए कभी नहीं राजनीति किया, मैं समाज के लिए किया हूं। और समाज में कम से कम 10-20 ऐसे उदाहरण मिलेंगे, चिरकिहिट कांड का मिलेगा, साधु कांड का मिलेगा, जहां मैंने ईमानदारी की न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ा। उसमें मुझे इस समय समाजवादी में बहुत से ऐसे नेता हैं जिससे मुझे कहीं कहीं टक्कर भी लेना पड़ा। जैसे आपने जब परसों इस्तीफा दिया, 2 दिन आज हो गया, कोई समाजवादी पार्टी का नेता किसी ने आपसे हाल चाल लिया या पूछा कि क्यों आप नाराज हैं? नहीं, मुझसे कोई नहीं पूछा, क्योंकि उनको ऐसे जरूरत भी नहीं है। उनको केवल चुनाव की बात होती है। चुनाव जब रहता तो उसमें निश्चित तो मेरे यहाँ घर पर भी लोग आए हैं, अध्यक्ष से लेकर के सारे लोग आए हैं। एक बार मेरा बीच में कुछ वो हुआ था, मैंने इस्तीफा की इस बात सोचा था, मेरे घर पर भी लोग आए थे और मैंने अखिलेश जी को चिट्ठी भी लिखा था। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो बर्दाश्त की बाहरी सीमा है, जो मैं अब वो नहीं रह सकता उसमें, क्योंकि अब मैं वहाँ पर बड़ा जैसे अपने को कुंठा महसूस कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री जी की तारीफ की, राष्ट्रवाद की बात की, तो क्या अगला कदम आपका क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी से कुछ? नहीं, मैं तो अपने लोगों से विचार करूंगा, लेकिन मुझे एक बात जरूर है, वह किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो और जो आदमी संविधान की रक्षा की बात करे और भारत की सरहदों की रक्षा की बात करे, मैं निश्चित तौर पर उसके लिए तो मैं कर्तव्यनिष्ठ हूं। मैं उसके लिए तो मैं कहीं कहीं राजनीति से हट कर भी अगर मुझको कुछ काम करना पड़े तो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। ये मेरी अपनी भावना है, मेरी हृदय की भावना। आपके समाज के अभी अरविंद शर्मा जी को एमएलसी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी में, उनको एक जिम्मेदारी दी गई पूर्वांचल में समाज के लोगों को जोड़ा जाए। नहीं, हमने बधाई दिया, हमने प्रधानमंत्री को भी बधाई दिया, हमने उनको भी, अरविंद शर्मा को भी बधाई दिया कि आइए, ये खाली है क्षेत्र। यहाँ कभी ऐसा समय होता था कि 5-5, 6-6 विधायक होते थे भूमिहार समाज के, कई एमपी होते थे, लेकिन राजकुमार राय जी, बाबू विश्राम राय, कल्पनाथ राय जी, बाबू झारखंडे राय, जय बहादुर सिंह की ये धरती है। यहाँ पर रामाधार राय जी, ये सारे लोग क्रांतिकारी होते थे। और ये लोग हमारे संस्कारों से, भारत जो भूमिहार समाज का संस्कार है, जो हमेशा उनका हृदय बहुत व्यापक होता है, वो हमेशा गरीबों की ही रक्षा करते हैं, गरीबों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। और ये सारा जो नाम मैं बताया हूँ पूर्वांचल से लेकर के यहाँ पर, तो ये सारे लोग ये आजमगढ़ और मऊ के मिला के रहते थे। और बीच में ऐसा हुआ कि कोई नहीं है, हमने इसलिए उनको धन्यवाद दिया कि आइए और एक अपने समाज को तो करिए, लेकिन राजनीति का जो उचित मुखौटा उसको लेकर के गली गली हम लोग घूमेंगे और ये कहेंगे भाई कि हमारे जहां हम राजनीति करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करेंगे, सारे धर्म सब को लेकर चलेंगे, वहीं पर हम अपने समाज को भी आगे करेंगे, जैसे हमारे समाज का भी नुमाइंदगी कहीं कहीं दिखाई दे, ऐसा हमको महसूस। हम 1 महीने के अंदर ही हम अगला कदम उठाने जा रहे हैं और 1 महीने के बाद आप लोगों को फिर प्रेम से आमंत्रित करेंगे। और महंगाई की पिच पर पेट्रोल डीजल की जोड़ी की आक्रामक पारी लगातार जारी है। कुछ राज्यों में शतक लगा चुके पेट्रोल के दाम अब प्रदेश में भी महज 11 और 12 रन ही दूर रह गए हैं। पिछले 9 दिनों से पेट्रोल की आक्रामक ताबड़तोड़ बैटिंग को डीजल की भी भरपूर साझेदारी मिल रही है। ईंधन के दामों में लगी आग से आम जनता बुरी तरह झुलस रही है। सरकार के खिलाफ आक्रोश है। प्रतिदिन बढ़ते ईंधन के दामों से लोगों पर पड़ने वाली महंगाई की मार से उनकी जेबें ढीली हो रही हैं। कोरोना काल में ठप पड़े कारोबार, व्यवसाय व आमदनी से पहले से ही त्रस्त आम आदमी महंगाई से पूरी तरह से टूट गया है। सरकार से दामों को कम करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। तेल इतना बढ़ गया, 85 रुपये तेल हो गया है जी इस समय, और जहाँ 50 भाड़ा है लोग 30 ही देते हैं, जहाँ 30 भाड़ा है वहाँ लोग 15 ही 20 देने होते हैं, तो फिर नुकसान ही ना, फिर फायदा क्या सकता है। अभी 4 सवारी होंगी और अब 50 किलोमीटर चलना होगा तो उतना तेल चला जाएगा, फिर हमें बचत क्या होगी? कोई बचत नहीं होगी हमें। जब फायदा नहीं तब तो आप लोग ऑटो चला रहे हैं। अब ऑटो चलाते हैं, क्या करें, उसी में नून रोटी चलाते हैं, थोड़े मिलता है, थोड़े कमाते खाते, क्या करें। नुकसान होने के बाद भी आप ऑटो चला रहे हैं? हाँ, तो उसी में जो भी भगवान 100-50 जो बच जाते हैं उसी में अपना गुजारा करते हैं। आने जाने में दिक्कत हो रही है। जितने में गाड़ी 2-3 दिन स्कूल जाती थी उतने में अब 1 दिन 2 दिन जा रही है। महंगा होने से आप लोगों को समस्या है? अरे बिल्कुल समस्या, महंगाई बढ़ेगी सबको समस्या रहेगी। किसी का पैसा व्यर्थ वेस्ट होगा तो सबको समस्या तो रहबे करेगी। क्या चाहते हैं आप लोग? तेल का दाम कम हो? अब जो सही रहे, अब कम होगा तो अच्छा ही है ना, सबके लिए अच्छा। अब इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को इस चीज़ों को जो ध्यान में रख के कोई न कोई जो है इसका सलूशन निकालना होगा, ताकि जनता पे महंगाई की मार कम हो।
समाज में चारों तरफ से जो है आज महंगाई चरम पे है। बस यही कहना चाहेंगे, इसका कुछ ना कुछ जितना जल्द कोई निवारण, कोई सलूशन मिले। आज पेट्रोल के दाम लगभग 100 रुपये होने जा रहे हैं। हाँ। ये तो पहले कितना कम था, आज की डेट में क्या है? तकरीबन ये पिछले सालों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है इनके दामों में बढ़ोतरी हो ही रही है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार जो वादे किए थे आज वो अधूरे हैं या नहीं? जो वादे उन्होंने किए थे तो पूर्ण रूप से अधूरे हैं। उस पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया, नहीं उस पर ध्यान दिया है। पेट्रोल डीजल दाम बढ़े तो किसका ज़्यादा नुकसान होता है, आम आदमी का, आम जनता का, कि होगा? पेट्रोल बढ़ने से तो नुकसान तो आम जनता का है। चारों तरफ से अर्थव्यवस्था जो है, सारा जो है आवागमन, आयात निर्यात, सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं पेट्रोल डीजल पे ही। पेट्रोल डीजल के यदि दाम जो है ज़्यादा रहेंगे तो जो भी सामानें होंगी मार्केट में, जिसका इधर इस एक स्थान दूसरे स्थान तक आना जाना होता है, तो उस पर जो है बढ़ोतरी होगी। जो है क्या कहना चाहिए, कम होना चाहिए? ज़रूर कम होना चाहिए। जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो केंद्र सरकार कुछ अपना टैक्स लगा रही है। 13-14% टैक्स, 17% तो केंद्र लेती है। उसके बाद यूपी की सरकार आ जाती है तो ये 40% अपना टैक्स लगा रही है। तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़वे करेगा। जब किसका नुकसान ज़्यादा है? जनता का नुकसान ज़्यादा, हम लोग जैसे बेरोजगारों का नुकसान है। और किसका नुकसान? जो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए तो बहुत परेशानी है। क्या कहना है, लगातार अगर यही स्थिति रही तो गुलाम बनने से जल्दी कोई नहीं रोक पाएगा। सीधी बात, ये आदमी, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, जहाँ 50-60 रहता था तब देने में आनाकानी होती थी, अब तो लगभग 100 के 100 के पार जाने वाला है। तो उसमें क्या किया जाए? इनकम एक तो नहीं, लॉकडाउन के चलते सबकी रोजी रोटी मारी गई और महंगाई इतनी बढ़ रही तो सरकार क्या करे, हम लोग क्या करें, आम जनता क्या करेगी उसके लिए? आम जनता इसका विरोध नहीं कर रही है, तो क्या करना है? विरोध इसलिए नहीं कर रहे, जब इतने किसान जनसंख्या पे गए थे, आज तक कुछ नहीं हुआ। ट्रिपल मतलब कानून पासा है अभी, उस पर कुछ नहीं हुआ। अकेला आदमी मैं रखे लाठी खाऊंगा क्या भैया? आम जनता डर रही है, एकदम डर रही है, एकदम डर रही है। अब उनको चुनाव में सबक सिखाया जाएगा कैसे क्या होता है, कैसे नहीं। जो वादे किए दूंगा क्या? अरे वादे कर रहे हैं, इका नहीं, बिजली के जो आता है जनवरी से लेकर मार्च तक, वो आज तक सब्सिडी छूटे नहीं आई। अब हम लोग परेशान हैं, उधर लॉकडाउन और उधर जो वो आप जनता को जो खाद्यान्न दिए थे उसका भरपाई इसमें कर रहे हैं। जो जनता को खाद्यान्न दिए थे उसका भरपाई इसमें कर रहे हैं, एकदम बढ़ा के काम। उधर अच्छा बन रहा है, इधर खराब भी बन रहा है। पेट्रोल डीजल बढ़ जाने से समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सारा काम गाड़ी घोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हो गया है। बहुत समस्या है, कोरोना की वजह से काम धाम भी बंद हो चुका है, बहुत ज़्यादा बिजनेस पे असर आ गया है, समस्याएं बढ़ गई हैं गाड़ी घोड़ा में तेल डलवाने के लिए। पहले क्या था, आज की डेट में क्या है? पहले की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है पेट्रोल डीजल, समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता हो। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से सामान्य आदमी को ज़्यादा दिक्कत है, और जो अब ऊपर के लोग हैं उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सामान्य किसान जो है इससे प्रभावित होगा। सरकार ने आम आदमी के बारे में बजट में दिखाने के लिए तो कुछ किया है, लेकिन उसका कोई लाभ जो है सामान्य आदमी तक अभी दिख नहीं रहा है। सामान के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, ढेर सारी चीज़ों पर उसका असर पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे हम लोग तो ये चाहते हैं कि कम से कम डीजल का दाम तो कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। गैस सिलेंडर जो सामान्य लोग यूज करते हैं उसका भी दाम कम होना चाहिए, इससे सामान्य आदमी को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित त्रैमासिक पौरोहित प्रशिक्षण एवं ज्योतिष वास्तु शिविर का 18 फरवरी को समारोह पूर्वक उद्घाटन संपन्न हुआ। पांडे बाजार क्षेत्र स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में इस शिविर व प्रशिक्षण कार्यक्रम का त्रैमासिक आयोजन संपन्न होगा।
समारोह के मुख्य अतिथि रहे प्रख्यात विद्वान पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि कर्मकांड व ज्योतिष का सूर्यास्त होने से बचाने का कार्य संस्कृत सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। संस्थान के सार्थक प्रयास की सराहना करते हुए पौरोहित प्रशिक्षक, साहित्याचार्य व कर्मकांड विशेषज्ञ पंडित शुभम उपाध्याय को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। आज प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कर्मकांड और ज्योतिष की दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहा है और नगर के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित है और इसमें कोई शुल्क नहीं है। वह विद्या जो अवज्ञा की स्थिति में है उस विद्या को पुनर्जागृत करने का यह सत्प्रयास चल रहा है और हम लोग तो अभिभूत हैं। सर्वप्रथम तो हम संस्कृत संस्थान जो उत्तर प्रदेश का है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सार्थक सोच की शुभाशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार के केंद्र पूरे प्रदेश में खोले हैं जहां वो भाषा जो प्रायः मृत प्राय हो रही थी उसमें जीवन डालने का। इसमें जितने हमारे सामने विद्यार्थीगण बैठे हैं वे दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो कर्मकांड सीखेंगे। कर्मकांड से तात्पर्य केवल मंत्रों का ज्ञान नहीं है बल्कि उन वैदिक ऋचाओं में क्या ध्वनि है, क्या आरोह है, क्या अवरोह है, इस पर भी विचार करेंगे और साथ ही साथ संस्कृत जो देववाणी है उसको परिष्कृत करने का भी। रह गया ज्योतिष। ज्योतिष के विषय में तरह तरह की कुधारणाएं हो गई हैं कि ज्योतिष मात्र केवल पंडितों का भाषा है और केवल छल छद्म है, ऐसा नहीं है। ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च। ग्रह राज्य देते हैं, ग्रह राज्य छीन लेते हैं। ग्रहों की क्या स्थिति मानव जीवन पर है इस पर बच्चों को सिखाया जाएगा और ये जो संस्थान आज का कार्यक्रम कर रहा है यह फलीभूत होगा, ऐसी मेरी पूरी। विशिष्ट अतिथि के रूप में आए संस्कृत के प्रखर विद्वान सहदेव पांडे ने बताया कि ज्योतिष वेदों की आंख मानी जाती है। जैसे किसी चित्रकार का चित्र तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक वह अपने चित्र में आंख का निर्माण नहीं कर देता। समारोह के दौरान संस्थान द्वारा चयनित परमानंद उपाध्याय, केंद्राध्यक्ष आनंद कुमार उपाध्याय, विशाल उपाध्याय, ज्योतिष प्रशिक्षक परमानंद उपाध्याय, पुरोहित प्रशिक्षक शुभम उपाध्याय, सहायक अध्यापक बिंदवासिनी, सहाय पाठक अमूल प्रसाद मरासिनी, आनंद शुक्ला, माधव पांडे, अवनीश पांडे, उमाशंकर, कृपामणि व विवेक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़ जनपद में संस्कृत सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे त्रैमासिक पौरोहित्य एवं ज्योतिष वास्तु का शिविर आयोजन का आज शुभारंभ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के मध्य आजमगढ़ जनपद के गौरव बल्कि प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में जो साहित्यकार के नाम से सुशोभित ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर श्री वेद प्रकाश उपाध्याय जी हम सभी के बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे। और जैसा कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश संस्कृत सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे SDS त्रैमासिक पौरोहित एवं ज्योतिष की जो विद्या अध्ययन का जो कार्य आज शुभारंभ हुआ है उसमें हम सभी आत्म से, मन से एवं तन से समर्पित होते हुए जो जिम्मेदारी हम सभी के संस्थान ने जो दी है उसको निभाने के लिए हम सभी पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेंगे। जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर,
किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।